क्या आप जानते हैं कि टाटा का वो शख्स कौन था जिसने कभी सोच रखा था कि टाटा ग्रुप को उसकी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाएगा? क्या आप यकीन करेंगे कि इस व्यक्ति ने एक विदेशी कंपनी को भी मात दी और भारत के औद्योगिक इतिहास में खुद को अमर कर दिया? रतन टाटा क्या ये सिर्फ एक नाम है या एक ऐसा इंसान जिसने अपने विजन से एक नहीं बल्कि कई पीढ़ियों को प्रेरित किया? आज हम जानेंगे कैसे इस विनम्र व्यक्ति ने न सिर्फ एक व्यापार साम्राज्य खड़ा किया बल्कि भारत के करोड़ों दिलों में जगह बनाई। तो चलिए रतन टाटा की कहानी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने असाधारण इतिहास रचा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वो जमशेदजी टाटा के परिवार से थे जो भारतीय उद्योग के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन रतन टाटा का बचपन उतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। रतन और उनके छोटे भाई नोएल अपनी दादी नवाजबाई के साथ रहने लगे। इस पारिवारिक संघर्ष के बावजूद उनकी दादी ने उन्हें बहुत प्यार और अनुशासन के साथ बड़ा किया। रतन का कहना था कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि ज़िंदगी में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, आपको अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त रतन टाटा ने खुद पर इतना संदेह किया कि उन्हें लगने लगा कि कभी वो टाटा ग्रुप का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहें। रतन की पढ़ाई भारत स्कूल में शुरू हुई, लेकिन बाद में उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भेजा गया। यहाँ उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये वो समय था जब रतन की ज़िंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन ने अमेरिका में ही एक आर्किटेक्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन जब उनकी दादी की तबीयत खराब हुई तो वो वापस भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्हें लगा कि उनके जीवन का असली उद्देश्य टाटा ग्रुप के लिए कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या ये सफ़र इतना आसान था? रतन टाटा को टाटा ग्रुप में काम करने के शुरुआती दिनों में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। आखिर वो कौन सी कठिनाइयाँ थी जिसने उन्हें बदल कर रख दिया? 1961 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ एक ट्रेनी के रूप में अपना सफ़र शुरू किया। लेकिन उन्होंने जो पहली जिम्मेदारी ली वो थी टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस के पास मजदूरों के साथ काम करना। रतन टाटा ने जानबूझकर टाटा ग्रुप में सबसे निचले स्तर से शुरुआत की, क्योंकि वे मानते थे कि आपको ज़मीन से जुड़कर ही अपने व्यवसाय को समझना चाहिए। लेकिन टाटा ग्रुप में उनकी शुरुआती यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। उन्हें कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा। कंपनी के पुराने गार्ड उन्हें एक बाहरी मानते थे और उनकी योजनाओं का विरोध करते थे। लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उन्हें अपनी जगह बनानी है, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद को साबित करना होगा। रतन टाटा को सीईओ बनने से पहले क्या बड़ी चुनौती मिली जिसने टाटा ग्रुप के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया? 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला। ये वही समय था जब भारत के आर्थिक हालात बहुत चुनौतीपूर्ण थे। उदारीकरण की नीतियाँ लागू हो रही थी और टाटा ग्रुप के सामने नई चुनौतियाँ थी। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में कई नए फैसले लिए जिसमें उन्हें कुछ शुरू में विवादित थे। उन्होंने पुराने विभागों को बंद करने का फैसला किया और नए क्षेत्रों में निवेश किया, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। लेकिन इस बीच उन्हें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि एक समय रतन टाटा के खिलाफ विद्रोह की स्थिति बन गई थी? उनके अपने लोग उनके फैसलों का विरोध कर रहे थे। आगे जानेंगे कैसे उन्होंने इस चुनौती का सामना किया। 1998 में रतन टाटा ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। शुरू में ये कार बाजार में असफल रही, लेकिन रतन ने हार नहीं मानी और कार को दोबारा डिज़ाइन किया गया। जल्द ही इंडिका भारत के बाजार में सफल हो गई और टाटा मोटर्स को एक नई दिशा मिल गई। 2007 में रतन टाटा ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। टाटा स्टील ने ब्रिटेन की कोरस कंपनी को अधिग्रहण किया, जो उस समय भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। यह सौदा दिखाता है कि रतन टाटा कितने दूरदर्शी थे। उनका सपना था कि टाटा ग्रुप एक ग्लोबल प्लेयर बने। क्या आप जानते हैं कि जैगवार
लैंड रोवर की ऐतिहासिक डील कैसे रतन टाटा की सबसे बड़ी जीत बन गई, जानने के लिए वीडियो को देखते रहें। 2008 में एक ऐसा समय आया जब रतन टाटा ने भारतीय उद्योग जगत को गौरवपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का ऐलान किया। इस डील को सुनकर कई उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इसे जोखिम भरा कदम माना। जैगवार और लैंड रोवर तब संघर्ष कर रहे थे और इनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन रतन टाटा ने इस चुनौती को अवसर में बदलने का फैसला किया। उनका मानना था कि ये ब्रांड्स टाटा मोटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। $2.3 बिलियन में ये डील हुई और ये उस समय की भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। ये फैसला उनकी दूरदर्शिता और जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाता है। शुरू में ये डील बहुत जोखिम भरी लग रही, लेकिन रतन टाटा ने इसे एक सफलता में बदल दिया। टाटा मोटर्स ने न केवल इन ब्रांड्स को पुनर्जीवित किया, बल्कि उनकी बिक्री को भी बढ़ा दिया। आज जैगवार और लैंड रोवर वैश्विक बाजार में एक बार फिर से शीर्ष पर हैं। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने एक ऐसी कार बनाई थी जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था? जानने के लिए जुड़े रहें। रतन टाटा का सपना सिर्फ लग्जरी कारों को तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसी कार का सपना देखा था जो आम भारतीय परिवार के लिए हो। 2009 में रतन टाटा ने भारत की सबसे किफ़ायती कार टाटा नैनो लॉन्च की। इस कार को लखटकिया कार के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इसकी कीमत मात्र 1 लाख रुपए थी। नैनो का उद्देश्य भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को पूरा करना था। रतन टाटा ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर सफ़र करते देखा था जिसमें छोटे बच्चे भी थे। तभी उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो सुरक्षित और किफ़ायती दोनों हो। हालांकि नैनो अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इसने रतन टाटा की दृष्टि और समाज के प्रति उनकी सोच को सबके सामने रखा। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक व्यक्ति के बड़े सपने की प्रतीक थी। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने अपनी सफलता को केवल अपने लिए नहीं रखा, बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ किया? आगे जानेंगे उनके परोपकार कार्य। रतन टाटा की सफलता का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने अपने लाभ का बहुत बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण में समर्पित किया। टाटा ग्रुप की परोपकार की परंपरा को उन्होंने और भी मजबूत किया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कई अहम योगदान दिए। भारत के दूर दराज क्षेत्रों में जहां आधुनिक सुविधाएं पहुंचने में मुश्किल होती है, वहां टाटा ट्रस्ट ने कई अस्पताल और स्कूल खोले। इसके अलावा उन्होंने कैंसर रिसर्च, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके कार्य सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहे। 9 और 11 हमले के बाद न्यूयॉर्क में भी उन्होंने पीड़ितों के लिए योगदान दिया। ये दिखाता है कि रतन टाटा का दिल कितना बड़ा था। रतन टाटा के लिए सफलता का क्या मतलब था? उनके जीवन के एक और अहम पहलू को जानने के लिए जुड़े रहें। रतन टाटा का मानना था कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या मुनाफा नहीं होता। उनके लिए सफलता का मतलब था कि आप अपने समाज और देश के लिए क्या कर रहे हैं। वो हमेशा एक विनम्र व्यक्ति रहे और जिन्होंने कभी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं माना। रतन टाटा को युवा उद्यमियों और मार्गदर्शन का भी शौक था। उन्होंने हमेशा नई सोच और नई पीढ़ी का समर्थन किया। उनका कहना था कि अगर आपको तेज़ी से आगे बढ़ना है तो जोखिम उठाने से कभी मत डरिए। ये उनकी विचारधारा थी जिसने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा के जीवन में सबसे भावुक पल कौन सा था? उनके रिटायरमेंट के समय की कहानी आगे देखते हैं। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। यह टाटा ग्रुप के लिए एक भावुक क्षण था। उन्होंने करीब 21 साल तक इस साम्राज्य को अपने कंधों पर संभाला और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी विदाई के समय टाटा ग्रुप के कर्मचारी भावुक हो गए, लेकिन रतन टाटा ने हमेशा कहा कि उनके लिए टाटा ग्रुप का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के लिए जगह बनाई ताकि टाटा ग्रुप की यात्रा निरंतर चलती रहे। रतन टाटा का योगदान सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। उनका प्रभाव भारतीय समाज और उद्योग पर कितना गहरा था,
जानने के लिए बने रहें। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन उनके योगदान का असली मापदंड उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों और उनके परोपकार कार्यों में देखा जा सकता है। उन्होंने टाटा ग्रुप को भारत के सबसे सम्मानित और भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक बनाया। उनकी दूरदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक महान उद्योगपति बल्कि एक महान इंसान भी बनाया। रतन टाटा का जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। केवल कारोबारी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने दानवीरता, दरियादिली, दयालु स्वभाव के चलते उन्होंने दुनिया भर में मशहूर रहे और हमेशा मशहूर रहेंगे। उनका देहांत 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। रतन टाटा एक नाम जो हमेशा भारतीय उद्योग जगत में और समाज के लिए प्रेरणा बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों को जान सकें।